Okay, so today we are doing Pure Maths 1, 9709 Pure Maths 1, Variant 2. May June 2025 paper. The paper is of 1 hour 50 minutes exactly. And this paper total marks is 75. Okay. So let's start with question number 1. Question number 1 में देखो बेटा वो आपसे क्या कह रहा है? The diagram shows a graph with the equation f of x and gx. This is f of x graph, this is g of x graph. Describe fully the sequence of transformation which transform the graph f of x to the graph g of x. Make clear the order in which the transformation should be applied. तो कह रहा है किस सीक्वेंस में ट्रांसफॉर्मेशन हुई है कि मैं एफ ऑफ एक्स से जी एक्स पर आया हूं, सही ना, इस फॉर्म से इस फॉर्म में आया हूं। तो कह रहा है वो आप सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बता दो कौन सी हुई है और उसकी सीक्वेंस भी बतानी है, और सीक्वेंस के हवाले से दे आर सेइंग कि बी वेरी श्योर अबाउट इट कि आपने क्या सीक्वेंस फॉलो करनी है। ठीक है ना? नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट देखो, इसमें यू नीड टू ऑब्जर्व कि देखो यहां पर इसकी लेंथ थी, ये देख रहे हो, ये हाइट थी 1, ये हो गई 2, ठीक है ना। इसकी हाइट थी 3, ये हो गई, इसकी हाइट हो गई 6, राइट। इसकी हाइट कितनी हो गई? 6 हो गई। यानी अगर आप यूं देखो तो ये वर्टिकली स्ट्रेच हो रहा है, ये वर्टिकली स्ट्रेच हो रहा है, राइट। वर्टिकली क्या हो रहा है? स्ट्रेच हो रहा है। अच्छा, अगर मैं एफ ऑफ एक्स से जी एक्स में आ रहा हूं तो वर्टिकली स्ट्रेच में कंप्रेशन नहीं है, स्ट्रेचिंग है। स्ट्रेचिंग का मतलब है बढ़ना वैल्यू का, मल्टीप्लाई होना, ठीक है। और अगर ये स्ट्रेच हो रहा है, ये बात मुझे समझ में आ गई, तो इसका स्ट्रेच फैक्टर क्या हो जाएगा? देखो स्ट्रेच फैक्टर क्या होता है कि इमेज लेंथ डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट लेंथ। आपके पास जो स्ट्रेचिंग है, वर्टिकल स्ट्रेचिंग है, वो एक्स एक्स के रिस्पेक्ट से ही है। किसके रिस्पेक्ट से? एक्स एक्स के रिस्पेक्ट से ही है। तो अब मुझे स्ट्रेच फैक्टर निकालना है। सो हाउ विल आई एबल टू फाइंड आउट द स्ट्रेच फैक्टर? तो देखो स्ट्रेच फैक्टर यहां पर आप किस तरह मालूम करोगे? इमेज हाइट देख ली, लेंथ देख ली, हाइट देख ली इसकी, डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट हाइट। तो अभी सीक्वेंस में बाद में बात करेंगे, लेट जस्ट फर्स्ट टॉक अबाउट स्ट्रेचिंग। और स्ट्रेच फैक्टर क्या है यहां पर? 2 डिवाइड बाय 1 विच इज 2। और आप क्या बोलोगे? स्ट्रेचिंग क्या है? वाई डायरेक्शन में है ये, या पैरेलल टू वाई एक्सिस है। वर्टिकल स्ट्रेचिंग है, इसका वर्टिकल स्ट्रेचिंग भी कह सकते, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इसको वर्टिकल स्ट्रेचिंग भी करता हूं तो हाउ कम इट इट गोज बिलो द एक्स एक्सिस? कह रहे बिलो द एक्सिस कैसे जा सकता है? भाई देखो, जब आप वर्टिकल स्ट्रेचिंग करते हो तो ऑब्जेक्ट का, ये जब स्ट्रेचिंग करोगे ना, अब इसकी मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखो इसकी स्ट्रेचिंग करोगे, बहुत आराम से देखिएगा, इस बात को जरा गौर से देखिएगा। दिस पॉइंट इज 0,6, दिस पॉइंट इज -25, this point is 3,3, this point is 5,3. When you do the vertical stretching, all your y values are multiplied by stretch factor which is 2. यानी ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, all y values are multiplied by 2. तो एट दी एंड ये y की वैल्यूज का आउटपुट क्या होगा? दिस विल बिकम 0,12, this will become 2,10, and this is going to become 3,6, and this is going to become 5,6, right? बट आफ्टर स्ट्रेचिंग ये तो नीचे आ गया, 0,12 तो ऊपर होगा कहीं, 0,12 तो यहां पर होगा, 3,6 तो ऊपर कहीं होगा यहां पर, ये देखो 3,6 यहां पर होगा, 5,6 यहां पर होगा, 2,10 तो ऊपर कहीं होगा। तो बेसिकली इसको तो ऊपर जाना चाहिए था। देखा जाए तो इस ग्राफ को कहां जाना चाहिए?
इस ग्राफ को ऊपर जाना चाहिए था, बट वो नीचे आ गया। इस ग्राफ को ऊपर जाना चाहिए था, वो नीचे आ गया। तो मैंने क्या करा, मैंने बोला देखो हाँ ये बात तो है, नीचे तो आ गया, तो आफ्टर स्ट्रेचिंग तो उस ऊपर, ये आफ्टर स्ट्रेचिंग 0,12 है। अब स्ट्रेचिंग के बाद 12 से वो -2 पर आ गया। इसका मतलब ये पूरा पॉइंट ऑल द वे डाउनवर्ड आया 12 से, 0,12 से, देखो यहां पर था 0,12 से ऑल द वे डाउनवर्ड आया 14 स्टेप, ऑल द वे डाउनवर्ड 14 स्टेप आया, ठीक है ना। तो एक्चुअल में आई एम टेलिंग यू दिस, एक्चुअल में देखो स्ट्रेचिंग के बाद दिस ग्राफ आफ्टर स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग तो मुझे समझ में आ गई थी, स्केल फैक्टर 2 के साथ है, तो स्ट्रेचिंग के बाद पॉइंट यहां पर चले गया था, ग्राफ यहां पर चले गया था आफ्टर स्ट्रेचिंग। बट ये नीचे कैसे आया, ऑल द वे डाउनवर्ड ट्रांसलेशन, फिर ये ट्रांसलेशन हुई, तो स्ट्रेचिंग के बाद ये ऊपर चले गया था, ऑल द वे फिर डाउनवर्ड आया ये, तो बेसिकली ऑल द वे डाउनवर्ड इट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल ट्रांसलेशन, राइट। और वर्टिकल ट्रांसलेशन में बेटा आपने यहां पर बता दिया कि 0 - 14 ये डाउनवर्ड आया है, एक्स एक्स में कोई मूवमेंट नहीं है, लेफ्ट राइट कोई मूवमेंट नहीं करी, डाउनवर्ड 14 स्टेप गया है। तो अगर आप वर्टिकल स्ट्रेचिंग पहले करते हो फिर ट्रांसलेशन करते हो, दिस इज द सीक्वेंस दैट यू आर गोइंग टू फॉलो। वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन में हम पहले क्या करते हैं, बॉड मास रूल, पहले स्ट्रेचिंग और फिर ट्रांसलेशन, तो हमने वही काम यहां पर करा एंड देन वी गॉट द आंसर, स्ट्रेचिंग एंड देन वर्टिकल ट्रांसलेशन। एनी प्रॉब्लम? अच्छा इनकी जरूरत नहीं थी, बट लेट्स से मैंने इनको बना दिया था 7,6 कर दिया था, दिस वाज 3,3 एंड दिस वाज -2,3, इट वाज -2। एनीवेज इनको बनाने की जरूरत नहीं थी, दोस्तों अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग ने पॉइंट्स लिखे थे, और इसकी सिर्फ y की वैल्यू से मैं मेनली कंसर्न था, सिर्फ y की वैल्यू से। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगेन अ इजी क्वेश्चन टू आंसर, ताकि आपको मार्क्स 4 मार्क्स देखो बहुत इजीली मिल जाएंगे। यू नीड टू सॉल्व देम साइमल्टेनियसली, सो मेक सब्जेक्ट फ्रॉम द लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन से सब्जेक्ट बनाना आसान होता है, y is equals to -2x - 4, and now put it in the second equation, 2xy plus 5y square is equal to 24, so I'm going to put y over here, -2x - 4 -2x - 4 का होल स्क्वायर, तो देखा -4x स्क्वायर -8x, now first I'm going to open up the bracket here, a square -2ab, b विल आउटसाइड लिखा जाता है, प्लस b स्क्वायर 24, -4x स्क्वायर -8x, 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, -4x स्क्वायर -8x, 5 4 is 20x square, 8 5 is 40x, 16 5 is 80, 20x square -4x square 16x square, 80 - 24, and then I'm going to find out the answer. आप चाहो तो you can take 8 common as well, so you got 2x square 8 on the right hand side will become 0, 0 divided by 8, then you can do the middle term factorization, 2 7s are 14, वो भी आपके पास x की वैल्यू यहां से निकलकर आ जाएगी। मैंने भी बच्चों वाली गलती करी है, it was 2, it was 80, plus 72, मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो रही थी ना, तो कभी बार डाउट हो जाता है। अभी हो गया 9, तो अब आपके पास देखो मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है 2x + 7x + 7,
You got the x values. Once you got the x values, इसको आप इधर ही put कर दो -2x -4 में. So x value, if you put x equal to -1 and x is equal to -7/2. तो -1 put करा तो you get -2 +2 -4 -2. ये हो गए y की वैल्यू यहाँ से 3 आ गई, right? So you need to show up at this points in coordinates form: x -1, y -2, x -7/2, y equals to 3. Okay. Okay. Moving on to next question. It says find the coefficient of x power 7. The coefficient of x power 7 is in this expression 1280. Find the constant value of p. So in the expansion, we need to first find out the x power 7 wali term. Term formula is NCR a की power n minus r b power r. N is 5. R we don't know. किस term में x power 7 आ रहा है? We don't know. A is px square power 5 minus r. N is 5. R we don't know. P is 4 upon px power r. Right? R we don't know the value of r, na? So how do you find out value of x find out the value of r here? देखो in numerator we got x square power 5 minus r. For value of r, I'm doing the working. X square power 5 minus r. Over here, either x powers r over here in the numerator. So you got x power 10 minus 2r multiplied by x power r. बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी. Now, why I just got all this x together? Because we need the x power 7 here, and we got x power 10 minus r. So with the help of this hint, we're going to find out the value of r. X power 10 minus r will be equal to x power 7. Now bases are same. We're going to equate the power. R value is going to be 3. Once you got the r value, just put it over here. (5c3) px square power 5 minus 3 (5c3) you got 10. p square हो जाएगा, x square की पावर 2, x की पावर 4 हो जाएगा. 4 cube is 64. You got x cube upon p cube. Right? 10 divided by 64 is 640. P square divided by p cube is 640 upon p. And x power 4 multiplied by x power 3 is x power 7. Now they are asking you this coefficient. This coefficient is equal to 1280. So how do we get the value of p? p की वैल्यू 1/2 आ गई. सही है? कोई मसला तो नहीं है? Okay, question number 4, it says a point p is moving along the curve. Y is equals to x power 3/2 minus 12x in such a way the x coordinate of the p is increasing at a constant rate of 5 units per second. This line, the x coordinate of p is increasing at a constant rate of 5 units per second. ये क्या दिया हुआ आपको? इन्होंने बेटा आपको दिया हुआ है dx over dt. It is equals to 5 units per second. ये दिया हुआ. Right? Find the rate at which the y coordinate is changing. They're asking you what? dy by dt. Y coordinate is changing when x is equals to 9. Give your answer in terms of constant a. देखो चेन रूल बनाते हैं.
चेन रूल से होगा ना ये काम। तो y यहां पर सब्जेक्ट बना हुआ है, चेन रूल विल बी dy by dt इज इक्वल टू dy by dx इनटू dx over dt, राइट। जो यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल है वो यहां पर भी रहेगा, यहां पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो यहां पर भी रहेगा, बीच में यहां पर dy by dx आ गया। व्हाट वी नीड इज dy by dx, तो dy by dx मालूम कर लेते हैं। पावर मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट 3/2 मल्टीप्लाई बाय a, सब्ट्रैक्ट 1 इन द पावर, 3/2 minus 1 is 1/2, माइनस 12 इसका डेरिवेटिव 12 हो गया। just put x is equals to 9 here, 9 square root is 3, ये जगह 9/2a minus 12, you got the dy by dx value. Now you just need to put it over here, नीचे ले आओ, just need to put it over here, देखो you need to find out dy by dt, dy by dx is 9a by 2 minus 12, dx over dt is 5, 45/2a, 12 5 is 60, ये dy by dt आ गया, right? This is going to be your final answer, right? Given that the curve has a minimum point when x is equal to 1/4, find the value of a. देखो टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए आपको डेरिवेटिव की जरूरत पड़ती है। आई एम जस्ट कॉपिंग डाउन माय डेरिवेटिव हियर, ठीक है ना। अब यहां पर मैं कर क्या रहा हूं, मिनिमम पॉइंट हो, स्टेशनरी पॉइंट निकालना हो, यू नीड द डेरिवेटिव एंड यू नीड टू पुट इट इक्वल टू 0। तो दे आर सेइंग जब हमने डेरिवेटिव मिनिमम पॉइंट निकालना चाहा, व्हाट दे आर सेइंग एक्चुअली कि जब हमने मिनिमम पॉइंट निकालना चाहा, यानी उन्होंने dy by dx को इक्वल टू 0 रखा, तो उनके पास x की वैल्यू आ रही है 1/4, दिस x इज 1/4, तो यहां पर मैंने x या 1/4 रख दिया। So only unknown over is a, तो देखो बेटा आपके पास ये 12 ऑन द राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड चले जाता है, now this is going to be 3 1s are 3 4 are 12, 16 हो गया। So you got the value of a which is 16, right? Any problem? अच्छा देखो, they're saying the equation is y equals to 4 cos 2x plus 3 from 0 to 2 pi, should the greatest and the least possible value of y, कह रहा y की greatest और lowest possible value बता दो। देखो it's not a very difficult question, your least and maximum values all depend on cos 2x, cos 2x पे डिपेंड करती है आपकी y की वैल्यू, क्योंकि आपका वेरिएबल इसके एंगल में है, आपका वेरिएबल इसके एंगल में। देखो दिस इज बेसिकली 0 till 360, राइट। यू गाइस नो दिस कि यहां पर b की वैल्यू 2 है, तो 0 से लेकर 360 के दरमियान हाउ मेनी साइकिल्स विल आई हैव, हाउ मेनी साइकिल्स ऑफ cos 2x विल आई हैव, हाउ मेनी साइकिल्स, सर 2 कंप्लीट साइकिल्स, जस्ट फॉर cos 2x की बात कर रहा हूं, दैट्स इट, जस्ट cos 2x की बात कर रहा हूं अभी, 2 कंप्लीट साइकिल्स। cos की कंप्लीट साइकिल में, एक कंप्लीट साइकिल में, ये तो वैसे भी 2 बन रही हैं, बट एक कंप्लीट साइकिल में मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और एक कंप्लीट साइकिल में मिनिमम वैल्यू -1 होती है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि इस ग्राफ में cos 2x की मैक्सिमम वैल्यू विल बी 1, तो मैंने यहां पर 1 रखा, और यहां पर मिनिमम वैल्यू विल बी -1, तो आउटपुट 7 आ रहा है यहां पर, और यहां पर आ रहा है -1। तो इन दोनों में से y की मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, मिनिमम कौन सी है, मैक्सिमम इज 7, मिनिमम इज -1, इसे कहते हैं ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वैल्यू। आप यूं भी लिख सकते हो y इज लेस देन इक्वल टू 7 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, यूं करके भी लिख सकते हो।
You can write your answer like this as well. This is your range or the output of the y value. Sketch the curve. अब देखो सिंपल सी बात है, y is equals to, मैं चलो यहां लिख देता हूं, 4 cos 2x plus 3 है, b की वैल्यू 2 है. यू गाइस रिमेंबर, हम जब भी एंगल डिफरेंस प्लॉट करते हैं, दैट इज 90 बाय b वैल्यू, सो 45 डिग्री, 45 मतलब पाई बाय 4. सी इन्होंने ऑलरेडी पाई बाय 4 यहां प्लॉट करा हुआ है आपके लिए. पाई बाय 4 का डिफरेंस पे पाई बाय 4 का डिफरेंस पे पाई बाय 4 का 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 पे पाई बाय 4 का, राइट. नाउ यू नो दिस कि एंगल के 2x होने से पीरियोडिक वैल्यूज में कोई फर्क नहीं पड़ता. cos periodic values are 1 0 minus 1 0. So when they are multiplied by 4, periodic values are going to be 4 0 minus 4 0. When they are added by 3, 4 plus 3 7. So your periodic values will be 7 3 minus 1 3. 7 3 minus 1 3. Now this is your complete detailing for the graph. Either you do it or no. अगर आप नहीं भी करते तो ये कोई जरूरी नहीं है शो करना, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं. सो मैक्सिमम वैल्यू विल बी 7, मिनिमम विल बी -1. सो आई एम जस्ट गोना प्लॉट इट लाइक दिस कि भाई मैं यहां पर sketch the graph. So I'm just going to plot these values 1 2 3 4 5 6 7. This is -1. This is your 7. And specifically plotting 3 as well. Then -1. देखो जो यहां पर ऐड हो रहा होता है, that is your mean line. If you remember this, that is your mean line. तो y is equals to थ्री. अकस मीन लाइन आ गई. अब x की अब हमें प्लॉटिंग कर रहे हैं 7 3 7 3 -1 3, then 7 3 -1 3, then 7. ये हमारे पास वैल्यूज बन गई. See, your graph is going to be like this. ये हमारे पास पूरा ग्राफ बनकर आ गया. स्केचिंग कर लिया मैंने. Now they're saying hence determine the number of solution of the equation 4 cos 2x plus 3 is equal to 2x minus 1. Basically 4 cos 2x plus 3 is this curve and this is 2x minus 1. ये एक लाइन है. तो y is equals to 2x minus 1. This is your line. अब इस लाइन को भी ना ऊपर ड्रॉ करके एक स्केच से आइडिया ले लेते हैं कि कितने सॉल्यूशंस बन रहे हैं. नॉट द वैल्यू ऑफ x कि क्या सॉल्यूशंस बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मालूम करने हैं. तो 2x minus 1 इज द लाइन. ऑब्वियसली मैं यहां पर पहले x की जगह 0 पुट कर लेता हूं. आई विल गेट द y वैल्यू -1. तो एक पॉइंट तो आ गया 0, -1, राइट. आइडिया लगा रहा हूं, चाहो तो प्लॉट ना करो, सिर्फ आइडिया लगा लो. यहां पर 0 -1 एक पॉइंट तो आ गया आपके पास. बहुत ज्यादा ही हो गया, ठीक है ना. अच्छा, दूसरा पॉइंट मालूम करने के लिए ऑब्वियसली ऑल वैल्यूज आर इन रेडियंस. सारी x की वैल्यूज रेडियंस में है. दे ऑल आर इन रेडियंस. तो आप x की जगह π/2 पुट कर लो. तो यू नीड टू हैव द कैलकुलेटर विद यू. π/2 यहां पर रख दिया मैंने. तो y केवल क्या आ जाएगी 2 into π/2 -1. So y value 2 से 2 cancel. pi -1. Pi -1 in calculator is going to be 2.14.
So your next point is pi by 2 comma 2.14. अब मुझे बताओ pi by 2 पे 2.14 प्लॉट करना है. Must be around here. This is your 2. This is 2.14 something. तो स्केच से आइडिया मिल गया. अब आपका स्केच है ना थोड़ा सा जितना अच्छा होगा, जितनी आपकी स्केलिंग ये जो ना डिफरेंस जितना अच्छा होगा उतना ज्यादा अच्छा बेटा आपके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे. ये पाई बाय 2 पे 2 पॉइंट, ये देखो मैं यहाँ पर 2.5 ना हो जाए थोड़ा सा नीचे रखकर, सही ना. सो देखो आई गॉट दिस लाइन ओवर हियर. Now how many solutions are there? 1 2 3. यानी क्वेश्चन यूजुअली इसलिए होता है कि आप इतना अच्छा स्केच बना रहे हो तो पता चल जाता है इससे. So you got 3 solutions. Your final answer is 3 solutions. Right? Any problem? Now we got question number 6. Question number 6, it is of 6 marks. The diagram shows a curve y equal to 9 upon 5x plus 4 power 1 by 2 and the line y equal to 6 minus 3x. The line in the curve intersect at point P, which has the y coordinate 3. P का y coordinate is 3. We don't know the x, but y coordinate is 3. Find the area of shaded region. See, this area of the shaded region is basically the portion. There are two portions that covers this area of the shaded region. There are two portions. First thing first, the triangle on the right hand side. मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेता हूं और एरिया अंडर द कर्व इस पोर्शन में निकाल लेता हूं. दिस इज द एरिया अंडर द कर्व. अब देखो उधर x की वैल्यू क्या मालूम करेंगे. I just put the value of y here. I got the x value 1. यहां पर x की वैल्यू 1 आ गई. यहां पर x की वैल्यू क्या होगी? Over here, what will be the x value here? तो यहां पर y की वैल्यू 0 है. So I'm going to put the y value 0 here. So I'll get the value of x is equals to 2. ठीक है ना. यहां पर x की वैल्यू ऑब्वियसली 0 होगी. तो ट्राइंगल एरिया इज वेरी इजी. देखो ट्राइंगल का एरिया कितना आराम से जाएगा. हाफ base into height. This base length is going to be 1. Height is going to be 3. सही है. तो ट्राइंगल का एरिया तो आ गया. इफ यू नीड दिस एरिया अंडर द कर्व तो आपने बेटा इस y को ही इंटीग्रेट करना है. यू हैव टू इंटीग्रेट दिस within the limits 0 and 1. तो इधर y है 9 upon. So I'm going to put 5x plus 4 in the numerator to get power minus 1 by 2. Limits are 0 and 1 dx. Now you need to integrate it. Because since it is linear, linear means power 1, whole bracket power 1. Inside function power is 1. X की highest power क्या 1 है. Add 1 in the power minus 1 by 2 plus 1 is 1 by 2. Add 1 in the power minus 1 by 2 plus 1 is 1 by 2. Divide by differential of the base. 5x plus 4 का differential 4 हो गया plus c. 0 and 1 is the limit. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. जीरो वन लिमिट आ गई. जस्ट पुट ऑल द लिमिट्स हियर. 18 x किया 1 पुट करा 9 9 की पावर ये हो जाएगा 3. x 0 पुट करा 4
तो 18/5 into 2. So we'll get the answer 18 into 3 plus 18 into 2. 90/5 18 हो गया, ठीक है ना। ठीक है, you got the 18/5 आंसर। टोटल एरिया कितना हो जाएगा? 3/2 51/10, 5.1 कह लें, 51/10 कह लें, स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है ना। Now in this question they are saying prove the identity, left hand side equals to right hand side or right hand side equal to left hand side, whatever suits you. तो देखो बेटा, मैंने लेफ्ट हैंड साइड को पिक किया। 10 को साइन ओवर कॉस करना, टेन स्क्वायर को साइन स्क्वायर ओवर कॉस करना, एलसीएम ले लिया न्यूमरेटर में, 7 के साथ कॉस थीटा आ गया, डिनोमिनेटर में भी एलसीएम ले लिया, 3 के साथ कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। नाउ यू कैन सी कि मैं अगर फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर दूं, देखो मैं यहां पर थोड़ा सा काम, न्यूमरेटर में जो फ्रैक्शन है अगर वो मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। देखो एक कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, साइन थीटा मतलब है कॉस थीटा, 7 cos थीटा मतलब है cos थीटा, 7 cos थीटा। हैव आई गॉट द राइट हैंड साइड? नहीं सर, यहां पर 1 - 4 cos थीटा है, तो मैं यहां पर डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर को बेटा 1 - cos थीटा कर दिया। द साइन स्क्वायर इज 1 - cos थीटा। वन माइनस फोर कॉस थीटा, देखो राइट हैंड साइड निकल कर आ गई, एंड देयर यू गो। बस ये आपने प्रूफ करना था, एवरीथिंग सेम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो कह रहा है हैंस सॉल्व दिस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में देखो, जो पीछे हमने प्रूविंग करी है उसकी राइट हैंड साइड लिखी हुई है, तो अगर मैं जो मैंने पीछे प्रूफ करा है उसकी लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट कर देता हूं इसको। सर व्हाई डू यू नीड टू कन्वर्ट दिस? बिकॉज व्हेन यू हैव टू सॉल्व एन इक्वेशन, मेक श्योर दैट इट शुड बी इन वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दैट शुड बी इन एनी वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो मैंने सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया 10 में। नाउ व्हाट हैपेंड इज कि देखो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा, इट विल बिकम 10 स्क्वायर थीटा प्लस 7 tan theta, 5 tan square theta, 3 5 15, 5 tan square theta minus 10 square theta minus 7 tan theta minus 15। ये हमारे पास tan की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। 7 tan थीटा था, ठीक है ना। अब आपने इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करनी है इन द सेम वे जैसे आप यहां पर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ हो।
ठीक है, दिस वाज 5, 4 था। तो मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। 15 मिडिल बाय 4 इज -60 और 12 फाइजा भी ऐसे ही होता है, तो -12 tan थीटा प्लस 5 tan थीटा -15। 4 tan थीटा कॉमन ले लिया, tan थीटा -3, 5 कॉमन ले लिया, tan थीटा -3। So you got two brackets, tan theta -3, 4 tan theta plus 5. Either tan theta -3 is equal to 0 or 4 tan theta plus 5 is equal to 0. So tan theta is equal to 3, got one of this, and tan theta is equal to -5/4. अब आपके पास tan की फॉर्म में दो वैल्यूज आ गई। अब दोनों से आंसर निकालना है। यू गॉट द रेंज 0 till 180। तो देखो 0 till 180, पहले आप कोऑर्डिनेट सिलेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पर यू गॉट ओनली 2 कोऑर्डिनेट्स इन योर रेंज। tan पॉजिटिव कहाँ होता है? फर्स्ट में। tan थीटा 2 कोऑर्डिनेट इन द रेंज। tan नेगेटिव कहाँ होता है? सेकंड में। यहां पर यू गोइंग टू फाइंड आउट tan इनवर्स 3 अल्फा वैल्यू, यहां पर यू गोइंग टू फाइंड आउट tan इनवर्स 5/4 अल्फा वैल्यू। So tan inverse 3 is 71.56. Tan inverse 5/4 51.34. Your working value should be in 2 decimal places. At the end, theta बराबर होगा अल्फा के in the first quadrant, theta बराबर होगा 180 minus अल्फा के in the second quadrant. It is 128.65. Right? Convert your final answer into 1 decimal place because beta degrees angle should be in 1 decimal place. ठीक है? Any problem? Again, a question from the circle chapter, coordinate geometry circles. Question made, the diagram shows the circle with the equation x square plus y square minus 14x plus 8y plus 36 equal to 0. The line is y equals to -2. The line intersects the circle at 2 points A and B. The center of the circle is C. Find the coordinates of A, B and C. A, B और C coordinates मालूम करने हैं। देखो A और B कैसे मालूम करेंगे? That is very easy. कि सर्कल और लाइन की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो y की वैल्यू -2 है। दिस इज योर सर्कल इक्वेशन। इसमें आपने y की जगह -2 रख दिया। x square plus 4 minus 14x minus 16 plus 36 equal to 0. x square minus 14x, 4 minus 16 plus 36 minus 48. तो ये तो आपके पास x की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आपने इसकी मिरर नंबरिंग करनी है एंड गेट द आंसर। अच्छा, इट इज +24, नॉट -48, इट्स +24। तो -12x -2x plus 24 is equal to 0. x कॉमन निकाला, x -12, -2 कॉमन निकाला, x -12, there are two brackets. You got x 2 and 12. Once you got the x values, put in the, you got the y values -2 here. y तो already हमें पता है, तो 2 -2 and 12 -2. Now you should know which one is a and which one is b. b right side पर है, a left hand side पर है, तो b की x की वैल्यू बड़ी होगी, a और b आपने लेबल करने हैं। ठीक है ना? Now you have to find out the center.
अब सेंटर को मालूम करने के लिए नीड टू हैव अ कॉन्सेप्ट ओवर हियर, शॉर्ट कॉन्सेप्ट. This is 2 minus 2. This is 12 minus 2. ठीक है ना. देखो सबसे पहले तो ये देखो कि जो ए बी का मिड पॉइंट होगा ना वो ये होगा. तो व्हाट विल बी द मिड पॉइंट हियर? ए बी का मिड पॉइंट क्या होगा? 2 और 12. वाई की वैल्यू तो यहां पर इधर भी -2 ही रहेगी, बट व्हाट विल बी द एक्स वैल्यू? तो 2 plus 12, 14 divided by 2 7. This is going to be 7. देखो यहां से इसको डिसाइड हो जाएगा. आप मुझे बताओ, क्योंकि ये ए बी का मिड पॉइंट है, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो सी के बिल्कुल वर्टिकली डाउन, सी इसके बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड है. सो थिंग इज कि सर हाउ कैन यू से इट इज वर्टिकली डाउनवर्ड? ये एक सवाल होना चाहिए ना. सर हाउ कैन आई से दिस सी इज एग्जैक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड? ये एक सवाल होना चाहिए. सो दिस इज द प्रॉपर्टी. क्या प्रॉपर्टी है? लेट मी शो यू. देखो अगर मैं सी बी और सी आपस में कनेक्ट कर लेता हूं, ठीक है ना, यू विल हैव एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. सी से एक लाइन निकलेगी जो कि इस ए बी लाइन पर जाकर इंटरसेक्ट करेगी. इट विल मेक अ 90 डिग्री एंगल. तो बेटा ये यहां पर मिड पर होगी. अगर 90 डिग्री बना रहा है तो मिड पर होगी, और मिड है तो 90 डिग्री बना रहा है. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल. तो 7 - 2 तो वैसे ही मिड पॉइंट है. इट इज ऑलरेडी योर मिड पॉइंट. और यहां पर अगर 90 डिग्री बन रहा है तो इट मींस सी विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड. सी विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड. तो सी का एक्स कोऑर्डिनेट वही होगा जो इस एम का है. सी का एक्स कोऑर्डिनेट विल बी 7. सी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 7 ही होगा. जो यहां पर क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड है ना, तो एक्स वैल्यू विल बी सेम. तो सी का एक्स कोऑर्डिनेट तो आ गया. बट व्हाट अबाउट द वाई कोऑर्डिनेट? इधर वाई की वैल्यू क्या होगी? अब मैं आपको बताता हूं यहां पर वाई की वैल्यू क्या होगी. देखो सबसे पहले व्हाट इज दिस डिस्टेंस? ये डिस्टेंस कितना है? 7 से 12, 8 9 10 11 12, 5, राइट? ऐसा ही है. एंड दिस इज योर रेडियस, राइट? ऐसा ही है. अब थिंग इज के अगर मुझे ये रेडियस भी पता चल जाए तो आई विल गेट दिस हाइट. अब मुझे रेडियस नहीं पता. दिस इज योर रेडियस. तो कैन यू सी के बेटा आप यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx इधर से कैन यू फाइंड आउट द जी एंड एफ वैल्यू? तो सर यहां से तो डायरेक्टली जी और एफ की वैल्यू आ गई, तो हमें पूरी वर्किंग करने की जरूरत नहीं पड़ी. मैंने बहुत ज्यादा वर्टिकली डाउनवर्ड वाली कहानी कर दी है, ये बहुत जल्दी आ रहा था. अब देखो यू नीड टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ द सर्कल. ये सर्कल की इक्वेशन है, स्टैंडर्ड जनरल इक्वेशन है, और ये सर्कल की इक्वेशन है. तो देखो अगर आप कंपैरिजन करोगे तो 2g बराबर हो जाएगा 2k एंड 2f विल बी इक्वल टू 8. तो g की वैल्यू 1, f की वैल्यू 4. तो सेंटर इज ऑलवेज -g -f. या आप यहां पर 2gx की जगह देखो ये -g -f हो जाएगा. तो -g कितना हो गया? -1, -f कितना हो गया? -4. ठीक है ना. तो सेंटर आ गया -1 -4. Okay, so you got the circle equation x square plus y square plus 2fx plus 2gy plus c equal to 0. तो देखो 2fx will be equal to -14. So f will be -7. 2g is equals to 8. G will be 4. The center of the circle will be -f -g plus 7 -4. तो सर्कल का सेंटर भी आपके पास आ गया.
You got the circle center over here. Okay. Find the angle ACB in radians. Give your answer correct to 3 sin figures. ACB. ACB in radians. तो आपने ये एंगल मालूम करना है. This ACB in radians. Okay. So for that you need to have the whole length here. अब देखो यहां पर आपके पास ऑप्शंस हैं. You find the distance over here. The distance is obviously ये horizontal line है. तो 12 से 2 से 12, the distance is 10 over here. ये 10 हो जाएगा. You got the radius here. तो अभी हमने पिछले सवाल में G और F निकाला हुआ था. G value was -7, F value was 4, and that C value is 36. So you got the radius as well. Radius क्या होता है? G square plus F square minus C. तो -7 square plus 4 square minus 36. तो your radius is going to be √29. ठीक है ना? Once you got the radius, now you have cosine rule to implement. आप cosine rule apply कर दो and get this angle. तो सर how we gonna find the cosine rule? मैं यहीं पर थोड़ी सी वर्किंग करके नीचे कॉपी पेस्ट कर दूंगा. Cos angle √29 का स्क्वायर माइनस अपोजिट साइड का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू √29 इंटू √29. बस इनवर्स करना है इस वैल्यू का, गेट दी आंसर. मैं इस पूरे को बस अब कॉपी कर लेता हूं नीचे. Cos inverse of this value and just putting all the values in the calculator. $136 रेडियंस में निकालना है. तो लेट अस कन्वर्ट इनटू रेडियंस एज वेल. 2.380. तो 3 sin फिगर में आता देना था, पहले 4 sin फिगर में दिया 2.380 रेडियंस. 8 रेडियंस इज गोइंग टू बी द एंगल, right? They are saying the chord AB divide a circle in 2 segments. Find the area of the largest segment. This is the largest segment. इसका आपने एरिया निकालना है. तो देखो मैं पहले ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा और फिर इस सेक्टर का एरिया निकालूंगा. देखो ट्राइंगल एरिया इज वेरी इजी. हाफ √29 AB sin theta √29 sin 2.38. $10.00 ये एरिया आ गया. ठीक है ना, ट्राइंगल का एरिया. अब नीचे मुझे सेक्टर का एरिया निकालना है. दिस सेक्टर एरिया. अब सेक्टर एरिया किस में आता है? तो देखो बेटा सेक्टर एरिया इज r square theta by 2. r square means √29 का स्क्वायर by 2 करना है. व्हाट बी द एंगल? 2 pi minus 2.38.
तो बस मैं इसको नीचे कॉपी कर रहा हूं. 2 pi minus 2.38. $56.596. I'm going to add these two areas of the larger segment. So 66.596, 66.60 या 6 unit square is going to be the total area, right? Any problem? Okay. यहां पर देखो आपसे कह रहा है the equation of the curve is such that d square y second derivative is given and there is a stationary point that is given to you. Find dy by dx. तो देखो अगर आप d square y upon dx square minus 24 upon x cube है. देखो क्या मैं इस d square y upon dx square को can I break it like this? d upon dx dy by dx. It's the same thing ना कि मैंने d square y upon dx square को इस फॉर्म में ब्रेक कर दिया सेकंड डेरिवेटिव को. What happened is कि dy by dx as it is रहा, dx on the right hand side 24 x power minus 3 and dx will move towards right hand side. I'm going to take the integral on both sides. So integral and d are going to be cancelled. You got dy by dx. Over here, add 1 the power, divide by the power plus c. So minus minus cancel, 12 x power minus 2 plus c. तो स्टेशनरी पॉइंट पर dy by dx 0 होता है. तो dy by dx मैंने 0 रखा और उस वक्त x की वैल्यू स्टेशनरी पॉइंट की x की वैल्यू कितनी है? -2. So I'm going to put x power -2 है ना, तो डिनोमिनेटर में लाकर इसको -2 पुट कर दो. 3c की वैल्यू इज -3. So your dy by dx at the end will be equals to, इस dy by dx को मैं अपडेट कर रहा हूं. ये आपके पास dy by dx आ जाएगा. ठीक है. Moving on, find the x coordinate of the other stationary point on the curve and define the nature of this stationary point. तो दूसरा स्टेशनरी पॉइंट निकालना है हमें और उसकी नेचर भी बतानी है. तो स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए dy by dx will be equal to 0. ये स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए तो ये होता है ना, dy by dx will be equal to 0. एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, एक्स की वैल्यू +-2 आ रही है. तो -2 तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, स्टेशनरी पॉइंट है. दूसरा स्टेशनरी पॉइंट में एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी. इसकी नेचर मालूम करनी है, सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर लें. व्हाट इज योर सेकंड डेरिवेटिव? -24 अपॉन एक्स क्यूब. आप यहां पर x की जगह 2 पुट कर लें. So since your second derivative is -6 less than 0, तो बेटा नेचर क्या हो जाएगी? मैक्सिमम पॉइंट होगा. क्या होगा हमारे पास? मैक्सिमम पॉइंट होगा. राइट. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, यानी इक्वेशन ऑफ द कर्व यानी y की वैल्यू मालूम करो. सो योर dy by dx इज ऑलरेडी गिवन टू यू 12 अपॉन एक्स स्क्वायर -3. इसको वापस इंटीग्रेट करो. ये 12 x पावर -2 कर लें से -3 और dx ऑन द राइट हैंड साइड. dy का इंटीग्रल कितना हो जाएगा? यहां पर y हो जाएगा. ओवरहेड एड ऑन द पावर डिवाइड बाय द पावर, -c का इंटीग्रल -3x + c.
So your y value minus 12 upon x अब c निकालना है minus 12 2 comma 19 is the point on the curve. तो y की जगह 19 so from here you get the c value. So 19 यहां से आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी c value is 7. Then update this y equals to minus 12 upon x. यहाँ हमारे पास c y in terms of y की वैल्यू आ गई इक्वेशन ऑफ द कर्व आ गई. Find equation of the normal to the curve at the point dy by dx equal to minus 9 by 4. dy by dx minus 9 by 4 है, इसका मतलब ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट माइनस 9 by 4 है. पहली बात तो नॉर्मल का ग्रेडियंट कितना हो जाएगा 4 by 9 नेगेटिव रेसिप्रोकल. यहीं तो मुझे एक बात चल गई. nx is positive. Express your answer in the form of px plus qi plus r equal to 0 where pq are the integers. देखो नॉर्मल का ग्रेडियंट तो पता चल गया, लेकिन अब उस पॉइंट मालूम करना है जहां पर ग्रेडियंट 4 by 9 या टेंजेंट का ग्रेडियंट माइनस 9 by 4 बन रहा है. वो पॉइंट भी तो मालूम कर रहा है ना. पॉइंट नहीं होगा नॉर्मल का तो कैसे उसकी इक्वेशन आएगी. तो हमने करा क्या, हमने बोला देखो dy by dx हमारे पास ये रहा 12 upon x square minus 3. तो आप यहां पर dy by dx की जगह माइनस 9 by 4 रखो एंड गेट द वैल्यू ऑफ x. तो माइनस 9 by 4 प्लस 3 by 4 हो गया. ट्वेल्व मल्टीप्लाई बाय 4 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16. एक्स की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस 4, लेकिन उसने बोला हुआ एक्स इज पॉजिटिव, तो एक्स की वैल्यू आप पॉजिटिव 4 लोगे. पहले प्लस माइनस 4 लिखोगे, उसके बाद पॉजिटिव 4 लिखोगे. अब y निकालना है, तो ये y की वैल्यू निकालने के लिए आई जस्ट कॉपीड द वैल्यू ऑफ y माइनस 12 ओवर एक्स माइनस 3x प्लस 7. यहां पर x की जगह 4, x की जगह 4 एंड देन y वैल्यू 7. तो यहां पर देखो माइनस 12 ओवर 4 माइनस 3, y की वैल्यू माइनस 8 आ रही है. 4 minus 8. अब y equals to mx या y minus y1 mx minus x1. You can use this formula as well. तो y minus y1 is minus 8. This will become plus 8. M is 4 by 9. X minus x1. ये देखो 9y plus 9 multiplied by 8. It is going to be 72. 4x plus 16. All terms on one side. 4x minus 9y. So minus 16 minus 72 is going to be minus 88. All terms on one side. ये बेटा आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा. ठीक है ना, ये नॉर्मल की क्वेश्चन निकल कर आ जाएगा आपके पास. ओके, द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर वेयर k इज नॉन जीरो कांस्टेंट. फाइंड द वैल्यू ऑफ k. कह रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है k स्क्वायर माइनस 4k, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म. डिफरेंस बराबर होगा ना, तो k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर हो जाएगा माइनस 8 के इक्वल टू 0. टू के कॉमन ले लिया, k माइनस 6 इक्वल टू 0. k की वैल्यू 0 एंड 6 आ गई.
लेकिन आप लिखोगे k इक्वल टू 6 अलग से करके लिखोगे, ऐसा नॉन जीरो कांस्टेंट है ना, इसमें बोला हुआ नॉन जीरो कांस्टेंट, क्या आ गया। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस सेम होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस फर्स्ट। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन। देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, सम निकालने का फॉर्मूला n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 20। n की जगह 20, a इज द फर्स्ट टर्म 4 के दी हुई है ना, 4 6 24, k स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 8 के 8 6 48, ये टर्म्स आ गए इसकी। तो फर्स्ट टर्म इज 24, डी कितना हो जाएगा, 36 माइनस 24 12। बस आपने ये वैल्यूज पुट करनी है, नाउ यू गेट द आंसर, सम ऑफ द 20 टर्म्स। टू 760, बड़ा इजी क्वेश्चन, सम ऑफ द 20 टर्म्स निकल कर आ गए। ठीक है, इन पार्ट बी दे आर सेइंग द फोर्थ सिक्स्थ एंड the fourth and sixth term of the geometric progression 36 and 6 are respectively. The common ratio of the progression is positive. Find the sum of infinity of the progression, give your answer in a upon root b minus c. Okay, तो देखो आपके पास you got the fourth term, देखो fourth term है क्या, fourth term है 36 और मेरे पास फोर्थ टर्म है ए आर की पावर n माइनस 1, 4 माइनस 1 इज 3, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का टर्म फॉर्मूला। तो ए आर क्यूब इज इक्वल टू 36, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। देन सिक्स टर्म इज 6 और सिक्स टर्म क्या होती है, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करा दें, डिवाइड करा दिया आपने। एट दी एंड देखो ए से कैंसिल, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6, आर की वैल्यू 1/√6। तो आर की वैल्यू प्लस माइनस 1/√6 होगी, लेकिन उसने बोला हुआ है रेशियो इज पॉजिटिव, तो आप प्लस माइनस सिर्फ प्लस वाली वैल्यू लेंगे। राइट, अच्छा जी, ए आ गया, आर आ गया, ए भी तो निकालना है, तो किसी भी क्वेश्चन में आप वैल्यू पुट कर दें, ए आर क्यूब इक्वल टू 36। अब यहां पर जरा सा ना आपने ए की वैल्यू को जरा समझना है। ये है 6 की पावर 3/2, √6 लिखा हुआ है, पावर तो ये जगह 3/2, ये हो जाता है ऑलरेडी 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर मतलब है 6 की पावर 3/2, 6 की पावर 7/2 हो जाएगा, ये ए की वैल्यू आ गई। अब सम टू इन्फिनिटी निकालना है, ठीक है ना। मैं यहां पर थोड़ा सा आपको बताऊंगा, हमें रूट की फॉर्म में आंसर देना है ना, पावर b माइनस रूट सी होना चाहिए, रूट b माइनस सी होना चाहिए। क्या करें, मैंने यहां पर ना पता है इस a को ब्रेक करा, 7/2 पावर है ना, तो 7/2 होता है 3.5, तो क्या मैं 6 की पावर 3.5 लिख दूं इसको, और 6 की पावर 3.5 को 6 की पावर 3 और 6 की पावर 0.5 में ब्रेक कर दूं, और ये 6 का क्यूब इतना हो जाएगा 216, तो ये a की वैल्यू आ गई, √6 216 कह लो।
या 216 √6 ए आ गया। अब सम टू इन्फिनिटी देखो कितना आ रहा है, ए अपॉन 1 माइनस आर। √6 माइनस 1 अपॉन √6। अब आप रेसिप्रोकल करो इसे, आप देखो मैंने रेसिप्रोकल कर दिया। एट दी एंड देखो √6। अब बस दिस इज ऑल अबाउट सिंप्लीफिकेशन। थोड़ी सी मैं स्पेस और बाय कर लेता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, अब वैसे ही बहुत बड़ा लिख रहा था। तो देखो मैंने √6 माइनस 1 अपॉन √6 को रेसिप्रोकल करके लिखा। 216 √6 मिला बाय √6, तो √6 मिला बाय √6 6 हो जाएगा। 216 मिला बाय 6, इट इज गोइंग टू बी 1296। √6 माइनस 1 ए अपॉन रूट बी माइनस सी। इस फॉर्म में देखो आंसर दे दिया, वेर ए बी सी आर इंटीजर्स। ए की वैल्यू देखो 1296 आ रही है, बी की वैल्यू √6 आ रही है, 6 आ रही है, और सी की वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है ना। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, एक्सप्रेस दिस इन कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म। तो देखो कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय 2 करो, 2 हो गया, 2 का स्क्वायर ऐड करवा दिया, 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करा दिया। कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। डोंट वरी अबाउट नेगेटिव साइन, ये प्लस बी की वैल्यू -2 हो गई यहाँ पर, कोई मसला वाली बात नहीं है। Now it says the function f and g are defined as follows. Okay, this one is a quadratic function जो ऊपर लिखा हुआ है, और ये इसकी डोमेन है x लेस देन इक्वल टू -2। देखो ये अगर मैं ऊपर क्वाड्रेटिक फंक्शन ड्रॉ करूं ना, तो इसका टर्निंग पॉइंट हो जाएगा 2, -2, -2। x की वैल्यू -2 हो जाएगी टर्निंग पॉइंट की, और y की वैल्यू -2 हो जाएगी। राइट, मैंने क्यों लिखा भी बताता हूं। ये जो ग्राफ इसने फंक्शन दिया हुआ है, वो कह रहा है x इज लेस देन इक्वल टू -2 के लिए, यानी इस पोर्शन के लिए। कह रहा है सबसे पहले जो ना आप इनवर्स निकाल के दिखा दें इस फंक्शन का। तो किसी भी फंक्शन का, क्वाड्रेटिक फंक्शन का, अगर आपको इनवर्स निकालना होता है ना, तो पहले पहले उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, वो जो उसने पहले ऑलरेडी करवाया हुआ आपको। अब आपने y की जगह x लिखा, x की जगह y लिखा, जगह x प्लस 2 y प्लस 2 का होल स्क्वायर। नाउ मेक y द सब्जेक्ट ना, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, y प्लस 2 हो गया, -2 प्लस माइनस अंडर रूट x प्लस 2 हो गया, ये y आ गया। अब ये y f इनवर्स है, लेकिन आपके दो f इनवर्स आ रहे हैं, तो लेफ्ट साइड वाले पोर्शन का इनवर्स मांग रहा था वो सिर्फ आपसे। तो मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि दैट विल बी द नेगेटिव वैल्यू। लेफ्ट साइड वाले पोर्शन का इनवर्स। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। ये आपका आंसर है, नॉट दिस वन, ये आपका आंसर नहीं है। नेक्स्ट दे आर आस्किंग यू फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ g ऑफ f इनवर्स। g ऑफ f इनवर्स की एक्सप्रेशन मालूम करनी है हमें। ठीक है, तो देखो यहां पर g ऑफ f इनवर्स मालूम करना है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई गॉट g ऑफ x हियर, और इस g ऑफ x में मैं f ऑफ x वाला फंक्शन इनपुट कर देता हूं। लेट्स से f वाला फंक्शन क्या है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर -2। x की जगह
ये देखो मैंने x की जगह f ऑफ x पुट कर दिया। ये g ऑफ एफ एक्स आ गया, ठीक है ना। अब इसका इनवर्स निकालना है। समझो ये y आपके पास, तो आपने y की जगह x लिख दिया और x की जगह y लिख दिया। अब ये इनवर्स निकालना, देखो देखो -x -2 हो जाएगा, y को सब्जेक्ट बना रहा हूं, राइट, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, -x -2 ये देगा y+2, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। यहां से y को सब्जेक्ट बनाया, स्क्वायर रूट लेने के बाद ये तो प्लस माइनस भी आया ना। नाउ दिस इज योर f ऑफ g का इनवर्स। ठीक है ना। अब ये आपने मुझे बताना है, आपने मुझे ये बताना है कि ये दो आंसर आ रहे हैं, एक प्लस में और एक माइनस में, दोनों ही मेरे आंसर हैं? नहीं, हो नहीं सकता। देखो हमने निकाला है g ऑफ f, we just find out g of f। सही ना, g ऑफ f का फिर इनवर्स निकाला हमने। मुझे बताओ g ऑफ f की डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन क्या होगी? सर इसकी डोमेन वही होगी जो f ऑफ x की है। f ऑफ x की क्या है? x लेस इक्वल टू -2, ऐसा ही है। अब g ऑफ f की डोमेन यही है जो f की डोमेन है। तो देखो ये जो आपने g ऑफ f निकाला ना, ये जिसका आपने फिर इनवर्स निकाला, इसमें देखो इसका टर्निंग पॉइंट है -2, -2, इसका भी टर्निंग पॉइंट है, सैड फेस बनेगा क्योंकि कोफिशिएंट ब्रैकेट हमारे पास नेगेटिव में है। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले पोर्शन का आपने इनवर्स निकालना है, लेफ्ट हैंड साइड वाले पोर्शन का, यानी x लेस इक्वल टू -2 का इनवर्स निकालना है। ठीक हो गई बात, इसका इनवर्स निकालना है। तो लेफ्ट साइड वाले पोर्शन का निकालना है, तो बेटा आपने यहां पर नेगेटिव वाली वैल्यू लेनी है। दिस इज योर f ऑफ g ऑफ इनवर्स। ठीक है ना। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क? टेक केयर।